तो दोस्तों आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं शशि आईएएस एकेडमी के चैनल पर। दोस्तों आज मैं आप लोगों को यूपी स्पेशल पढ़ाऊंगा, लेकिन हाँ, यूपी स्पेशल अब मैं डीप में नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि डीप वाली वीडियो हमने बना दिया है, इसकी प्लेलिस्ट भी हमने तैयार कर दिया है। अब हमें क्या करना है कि केवल और केवल रिवीजन करना है, इसलिए वन शॉट के रूप में मैं आपको पढ़ाऊंगा। क्लास शुरू करने से पहले मैं एक और बात कहना चाहूंगा, यदि आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, यदि आप पुराने हैं तो दूसरों को भी शेयर कर दीजिएगा। देखिए यूपी स्पेशल की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा वेटेज रहेगा आपके एग्जाम में इसी विषय का। उसके बाद अगर आप देखेंगे, यानी कि इसके बाद यदि आप देखेंगे तो करंट अफेयर्स का रहेगा, फिर पॉलिटी, फिर हिस्ट्री, फिर ज्योग्राफी की बात करते हैं, फिर अदर जो सब्जेक्ट हैं उनके वेटेज रहेंगे। तो दोस्तों आप सभी लोगों से मैं यही आग्रह करूंगा कि आप लोगों को क्या करना है कि यूपी स्पेशल जरूर तैयार करके जाना है, क्योंकि यहां से काफी ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। जैसा कि बात करते हैं यूपी स्पेशल में, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भारत के मैप में कि हमारा उत्तर प्रदेश कहां पर स्थित है। तो आइए हम बात करते हैं भारत के मैप के बारे में। पहले तो भारत के बारे में बात करते हैं या भारत के मैप के बारे में बात करते हैं तो भारत में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश मौजूद हैं। तो भारत की बात करते हैं तो भारत में टोटल मिलाकर कुल कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये बातें तो आपको पहले से ही पता है, तो इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। और भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर की बात करते हैं दोस्तों, तो भारत का कुल क्षेत्रफल है। और इसी के अंतर्गत हमने आपको बताया कि भारत में अगर आप देखें तो टोटल मिलाकर 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश मौजूद हैं, जिसमें से अगर आप देखें तो हमारा उत्तर प्रदेश भी है, जिसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो ऐसे में अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश हमारा यहाँ पर स्थित है। और उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है दोस्तों? उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ है। अब आइए हम बात कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश के साथ ऐसे भारत के कौन कौन से वे राज्य हैं जो बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर आप देखते हैं तो सबसे पहले राज्य की बात की जाती है उत्तराखंड। तो ध्यान रखिएगा उत्तराखंड जो है उत्तर प्रदेश से ही अलग हुआ है, सन 2000 में अलग हुआ है। सन 2000 में उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ है, तो जिसकी वजह से अगर आप देखें तो उत्तराखंड तो लगेगा लगेगा। दूसरी बात कर लेते हैं तो दूसरा राज्य कौन सा हो जाता है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश भी अपनी बॉर्डर शेयर करता है उत्तर प्रदेश के साथ। नेक्स्ट बात करते हैं तीसरे स्टेट की बात करते हैं तो तीसरा राज्य कौन सा है दोस्तों? तो हरियाणा की बात कर लेते हैं। फिर उसके बाद चौथे राज्य की बात कर लेते हैं तो राजस्थान की बात कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आप देखते हैं पांचवें राज्य की हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश है। फिर छठे राज्य की बात करते हैं साथियों तो छत्तीसगढ़ है। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो बिहार आपको देखने मिलेगा। सॉरी, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सातवां राज्य हो जाता है आपका झारखंड और आठवां राज्य हो जाता है दोस्तों बिहार हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा अगर आपके एग्जामिनेशन में दोस्तों प्रश्न ए पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश के साथ कितने ऐसे राज्य हैं जो भारत के जो राज्य हैं वे बॉर्डर शेयर कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के साथ। तो ध्यान रखिएगा 8 ऐसे राज्य हैं भारत के जो उत्तर प्रदेश के साथ क्या कर रहे हैं? अपनी बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। अगर केंद्र शासित की बात करते हैं तो केंद्र शासित प्रदेश में केवल और केवल हम दिल्ली की बात कर सकते हैं। तो दिल्ली हमारा जो प्रदेश है, जो कि भारत की राजधानी है, ये भी उत्तर प्रदेश के साथ बॉर्डर शेयर करती है दोस्तों। ये बातें भी ध्यान रखिएगा। तो अगर आपकी एग्जामिनेशन में प्रश्न ये बन जाए कि महोदय ये बता दीजिए कि टोटल कितने राज्य भारत के हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, तो आप बताएंगे 9। अगर आपसे पूछा जाता है कि राज्य कितने हैं और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, तो राज्य आप बताएंगे 8 और केंद्र शासित प्रदेश को आप बताएंगे 1, वो है दिल्ली है। और अंतरराष्ट्रीय स्तर की बात करते हैं, यानी कि अगर आप देखें तो जो एक तरह से एक देश बॉर्डर शेयर कर रहा है वो है नेपाल। तो ये बातें भी आप ध्यान रखिएगा कि नेपाल जो है उत्तर प्रदेश के साथ अपनी बॉर्डर शेयर कर रहा है। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यदि आप देखते हैं तो केवल और केवल नेपाल ही अकेला देश है जो क्या कर रहा है दोस्तों? उत्तर प्रदेश के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। चलिए अब हम आगे बढ़ लेते हैं। आइए हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के नामकरण के बारे में। देखिए उत्तर प्रदेश के नामकरण के बारे में बात करते हैं तो 1836 से लेकर 1877 की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश का नेम क्या था दोस्तों? उत्तर पश्चिमी प्रांत था। क्या था? उत्तर पश्चिमी प्रांत की बात करते हैं।
फिर उसके बाद अगर आप देखते हैं तो 1877 से लेकर 1902 तक की बात कर लेते हैं। तब उत्तर प्रदेश का नेम क्या था दोस्तों, उत्तर पश्चिम आगरा या अवध प्रांत की बात कर लेते हैं। तो उत्तर पश्चिमी आगरा या अवध प्रांत की बात करते हैं। 1877 से लेकर 1902 तक उत्तर प्रदेश का नाम ये था। फिर उसके बाद अगर हम देखते हैं तो 1902 से लेकर 1937 की बात कर लेते हैं। तो 1902 से लेकर 1937 की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश का नेम क्या था, तो संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध की बात करते हैं। तो ये बातें भी आप ध्यान रख लीजिएगा कि उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत आगरा भी था और अवध की बात करते हैं। तो ये कब से कब तक था, तो 1937 से लेकर 1902 से लेकर 1937 तक था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, 1937 से लेकर अगर आप देखते हैं तो 1950 तक उत्तर प्रदेश का नेम क्या था दोस्तों, संयुक्त प्रांत था, जिसे यूनाइटेड प्रोविंस भी कहा गया है। ये बातें भी आप ध्यान रखिएगा। तो संयुक्त प्रांत की बात करते हैं दोस्तों 1937 से लेकर 1950 तक था। फिर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, यानी कि संयुक्त प्रांत से कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का पुराना नाम संयुक्त प्रांत था और संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश कब बन गया हमारा प्रदेश, तो 24 जनवरी 1950 को आप ध्यान रखिएगा। कभी कभी ऑप्शन में 26 जनवरी भी आ जाता है दोस्तों, तो 26 जनवरी, जैसे कि 24 जनवरी ना रहे तो आप 26 जनवरी को आप लगा दीजिएगा, भूलिएगा नहीं। तो ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश का नाम अगर 24 जनवरी नहीं है तब आप 26 जनवरी भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर 24 जनवरी है तो आपको 24 जनवरी ही लगाना है, ना कि 26 जनवरी लगाना है। ये बातें भी आप ध्यान रखिएगा। आइए अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी के बारे में। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी की बात करते हैं तो 1836 से लेकर 1858 तक उत्तर प्रदेश की जो राजधानी रही है दोस्तों वो आगरा रही है। फिर उसके बाद 1858 की बात करते हैं और 1921 तक की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या रही है, तो प्रयागराज रही है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश की अगली राजधानी की बात करते हैं। तो 1921 से लेकर 1935 की बात करते हैं। 1921 से लेकर 1935 तक की बात करते हैं दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश की जो राजधानी हो जाती है लखनऊ हो जाती है, प्रयागराज से लखनऊ हो जाती है। लेकिन लखनऊ इस समय तक, ध्यान रखिएगा, 1935 तक की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश की जो राजधानी रही है लखनऊ वो आंशिक रही, पूरी तरीके से राजधानी नहीं रही। लेकिन 1935 की बात करते हैं तो 1935 के बाद से कह सकते हैं, या 1935 से उत्तर प्रदेश की पूरी राजधानी बन जाती है लखनऊ बन जाती है अभी वर्तमान तक। अर्थात ये कह सकते हैं कि 1935 से लेकर 2024 तक की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है दोस्तों, लखनऊ है। ये बातें आप भूलिएगा नहीं। देखिए हम ज्यादा डीप में चीजों को नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं एक ही बार सारी चीजें बताते चल रहा हूँ फटाफट, ठीक है। तो ये बातें ध्यान रखिएगा। सॉरी। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी अभी 1935 से लेकर 2024 तक की बात करते हैं तो लखनऊ है। चलिए अब आइए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश का पूर्व नाम क्या था, जो कि आप जानते हैं, पहले हमने आपको बता दिया। संयुक्त प्रांत की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश की पहली भाषा, पहली राजभाषा की बात करते हैं, जो कि भारत की भी राजभाषा है दोस्तों, वो है हिंदी है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि उत्तर प्रदेश की बात करें या भारत की पहली राजभाषा की बात करते हैं तो हिंदी ही है। और उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अगर आपसे पूछा जाता है तब भी आपको हिंदी बताना है। और दूसरी, यानी कि उत्तर प्रदेश के दूसरी राजभाषा के रूप में अगर आपसे पूछा जाता है तब आप क्या बताएंगे, उर्दू को बताएंगे, जो कि दूसरी राजभाषा बनी हुई है दोस्तों। और कब बनी थी, 1989 में। तो उत्तर प्रदेश की पहली राजभाषा हिंदी आप बताएंगे। दूसरी राजभाषा कौन सी है दोस्तों, तो उर्दू है। कब यह बनी थी, तो 1989 में बनी थी। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश भारतीय गणतंत्र का एक पूर्ण राज्य विकास कब बना, राज्य कब बना दोस्तों, तो 24 जनवरी 1950 की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य का विभाजन कब हुआ था, तो 9 नवंबर सन 2000 की बात करते हैं। तो उत्तर प्रदेश से अगर आप देखें तो उत्तराखंड अलग हो गया था, और कब अलग हुआ था, 9 नवंबर सन 2000 को अलग हुआ था उत्तराखंड, जो कि उत्तर प्रदेश। कितने जिलों के लेकर अलग हुआ था, तो ध्यान रखिएगा 13 जिलों को लेकर क्या हुआ था, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। तब उत्तराखंड को उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था, ये बातें भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करते हैं, श्री आदित्यनाथ योगी जी की बात करते हैं। और उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री की बात करते हैं, याद रख लीजिए। तो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे दोस्तों, तो श्री गोविंद बल्लभ पंत की बात करते हैं। तो श्री गोविंद बल्लभ पंत की बात करते हैं तो ये कौन है, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री।
जो कि 26 जनवरी 1950 से लेकर अगर आप देखते हैं तो 27 दिसंबर 1954 तक के ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने रहे हैं। ऐसे में अगर आप देखें तो स्वतंत्रता सेनानी और वरिष्ठ भारतीय राजनेता भी थे। इनके बारे में बात करते हैं तो इन्होंने आजादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी दोस्तों। और साथ ही साथ अगर आप देखें तो भारत के एक सीनियर नेता के रूप में इन्हें जाना गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, वे उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री और भारत के चौथे गृह मंत्री भी थे। तो ये वाला भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे और वे भारत के चौथे नंबर के कौन थे, तो ध्यान रखिएगा चौथे नंबर के भारत के गृह मंत्री थे। और भारत के पहले गृह मंत्री मतलब हो जाता होम मिनिस्टर, कौन थे? तो जो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे वही भारत के पहले गृह मंत्री भी थे, यानी कि होम मिनिस्टर थे, वे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बात करते हैं। वही भारत के पहले गृह मंत्री, ध्यान रखिएगा, और भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। तो दोनों चीजें पहले थे। लेकिन चौथे की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के जो पहले मुख्यमंत्री थे जिनका नेम था दोस्तों वो था श्री गोविंद बल्लभ पंत की बात करते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री और गृह मंत्री की बात करते हैं तो चौथे गृह मंत्री थे भारत के। नेक्स्ट बात करते हैं 1957 में इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है दोस्तों, ये बातें भी ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश में टोटल मिलाकर जिले कितने हैं? 75 हैं, ये तो आपको पता ही है। उत्तर प्रदेश की राष्ट्रीय पक्षी की बात करते हैं, सारस की बात कर सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश की राष्ट्रीय पक्षी क्या है दोस्तों? वो है सारस है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की बात करते हैं तो 20.42 करोड़ की बात करते हैं। ये सन 2011 की बात करते हैं, इसके अनुसार है। सन 2011 के अनुसार अगर आप देखते हैं लगभग सन 2011 के अनुसार यदि आप देखते हैं तो उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या 20.42 करोड़ है। वर्तमान में यदि आप देखें तो 23.5 करोड़ समथिंग यहाँ की जनसंख्या है। तो ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या वर्तमान में है 23.5 करोड़ है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर भारत उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में इतनी जनसंख्या है जो कि ब्राजील से भी ज्यादा है। तो ब्राजील से भी ज्यादा है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या, ये बातें भी ध्यान रखिएगा। जितना हमारा एक राज्य है उतना तो कई देश इसमें आकर समा जाएंगे, आप ऐसे समझ सकते हैं ब्राजील जैसे देशों की बात करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं, उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर की बात करते हैं। और भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में पूछता है तब आप क्या बताएंगे? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर आप बताएंगे। और भारत के संदर्भ में पूछता है तब आप कितना बताएंगे? 32,87,263 32,87,263 की बात करते हैं दोस्तों। तो ये भारत के क्षेत्रफल है। नेक्स्ट बात करते हैं भारत की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, जो कि हमने आपको बता ही दिया। तो इसका जो भारत का अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश जो है 7.33% है। नेक्स्ट बात करते हैं उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर आप देखते हैं तो कौन से स्थान पर है? चौथे स्थान पर है। उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती देश कौन सा है? नेपाल है, ये बात तो हम पहले से ही जानते हैं। तो उत्तर प्रदेश से 3 राज्य कौन कौन से हैं जो उत्तर प्रदेश से भी बड़े हैं जनसंख्या क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से? तो ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश के 3 ऐसे भी राज्य हैं जो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश से बड़े हैं। वे कौन कौन से राज्य हैं? ध्यान रखिएगा, एक तो है राजस्थान, दूसरी बात करते हैं मध्य प्रदेश, तीसरी बात करते हैं महाराष्ट्र, और चौथी बात कर लेते हैं तो हमारा प्रदेश जो कि उत्तर प्रदेश है। तो चौथे नंबर पर ध्यान रखिएगा क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से अगर आप देखते हैं तो उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पर है। और पांचवें राज्य की बात करते हैं दोस्तों तो हो जाता है गुजरात। तो ये बातें आप याद रखिएगा, आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। तो भारत का कुल क्षेत्रफल अगर पूछा जाता है तो आप ये बता देंगे। उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल पूछा जाता है तो आप बता देंगे 2,40,988 वर्ग किलोमीटर। उत्तर प्रदेश भारत के क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो कौन से नंबर पर है? चौथे नंबर पर है, ठीक है। और जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखेंगे तो आप जानते हैं पहले नंबर पर है उत्तर प्रदेश जनसंख्या के दृष्टिकोण से। और उत्तर प्रदेश से 3 राज्य बड़े कौन कौन से हैं? एक तो स्वयं राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र, फिर उसके बाद हमारा प्रदेश उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती राज्यों की बात करते हैं। कौन कौन से वे राज्य हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं? हमारी बातचीत पहले ही हो चुकी है लेकिन फिर भी एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, केंद्र शासित प्रदेश में अगर आप देखते हैं तो दिल्ली है दोस्तों। अर्थात कहने मतलब ये है कि 8 राज्य हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं।
और एक केंद्र शासित प्रदेश है जो उत्तर प्रदेश के साथ बॉर्डर शेयर करती है दोस्तों, ये बातें भी ध्यान रखिएगा, वो है दिल्ली। नेक्स्ट बात करते हैं सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है। तो सबसे ज्यादा जिले को स्पर्श करने वाले, सॉरी, सर्वाधिक राज्यों की बात करते हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश का वो कौन सा जिला है जो सबसे ज्यादा राज्यों के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है दोस्तों, वो है सोनभद्र की बात करते हैं। तो सोनभद्र की बात करते हैं तो 4 राज्यों के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है। जैसा कि बात करते हैं, एक तो बिहार है, फिर झारखंड है, फिर छत्तीसगढ़ है, फिर मध्य प्रदेश है। याद रखिएगा, आप लोग भूलिएगा नहीं, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि एनसीआर, यानी कि एनसीआर में उत्तर प्रदेश के कितने जिले हैं। तो एनसीआर में अगर आप देखते हैं तो उत्तर प्रदेश के 8 जिले हैं। तो ध्यान रखिएगा, एनसीआर में उत्तर प्रदेश के कुल कितने जिले हैं, तो 8 जिले हैं। वे कौन कौन से जिले हैं, एक तो मेरठ है, फिर गाजियाबाद की बात करते हैं, गौतम बुद्ध नगर नोएडा है, फिर बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली। ये सारे राज्य, सॉरी, ये सारे जिले ऐसे हैं जो एनसीआर के क्षेत्र में आते हैं दोस्तों। आप भूलिएगा नहीं, ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा आपके एग्जामिनेशन में। कई बार ये क्वेश्चन बन चुका है कि कितने जिले हैं उत्तर प्रदेश के ऐसे जो एनसीआर में आते हैं। तो ध्यान रखिएगा, 8 जिले ऐसे हैं जो एनसीआर के रूप में आते हैं। ये 8 जिले के नेम याद कर लीजिए, आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं उत्तर प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री जिन्हें भारत के प्रधानमंत्री होने का भी गौरव मिला है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री जिन्हें भारत के प्रधानमंत्री बनने का भी मौका मिला हुआ है दोस्तों, वे हैं चौधरी चरण सिंह की बात करते हैं और विश्वनाथ प्रताप की बात करते हैं। तो विश्वनाथ प्रताप और चौधरी चरण सिंह की बात करते हैं। एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो भारत के प्रधानमंत्री भी बने हैं आगे चलकर। तो ये 2 ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो आगे चलकर भारत के प्रधानमंत्री भी बने हैं। वे कौन से 2 मुख्यमंत्री हैं, एक तो चौधरी चरण सिंह की बात करते हैं और दूसरे विश्वनाथ प्रताप की बात करते हैं। ये 2 ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो आगे चलकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो थे ही, लेकिन आगे चलकर भारत के प्रधानमंत्री भी बने हैं। एक और बात ध्यान रख लीजिएगा, देखिए, भारत के प्रधानमंत्री की बात करें या राज्यों के मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो इनका निर्वाचन नहीं होता है, बल्कि इनकी नियुक्ति की जाती है। अगर प्रधानमंत्री की नियुक्ति की बात आएगी तो राष्ट्रपति करेगा, अगर राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति की बात करेंगे तो राज्यपाल करेगा। शपथ कौन दिलाएगा, उधर प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो राष्ट्रपति शपथ दिलाएगा और मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो राज्यपाल शपथ दिलाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं उत्तर प्रदेश के ऐसे विधानसभा के अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के ऐसे विधानसभा अध्यक्ष जो आगे चलकर मुख्यमंत्री भी बने रहे हैं दोस्तों। ये बातें भी ध्यान रखिएगा। श्री बनारसी दास जी की बात करते हैं, ये विधानसभा के अध्यक्ष भी थे और आगे चलकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने। और श्रीपति मिश्र की बात करते हैं, श्रीपति मिश्र की बात करते हैं दोस्तों, तो ये भी कौन रहे हैं, ये भी एक तरह से विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं। तो अगर आप देखें तो आपके एग्जामिनेशन में यहां से भी प्रश्न बन सकता है कि उत्तर प्रदेश के वे कौन से विधानसभा के अध्यक्ष थे, या 2 कौन से ऐसे व्यक्ति थे जो विधानसभा के अध्यक्ष तो थे लेकिन आगे चलकर वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने। तो वे थे बनारसी दास जी की बात करते हैं और श्रीपति की बात करते हैं, मिश्र की बात करते हैं। अभी 17वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन रहे हैं, तो श्री हृदय नारायण दीक्षित की बात करते हैं, श्री हृदय नारायण दीक्षित की बात करते हैं। तो ये जो है दोस्तों 17वीं विधानसभा के अध्यक्ष थे। 18वीं की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो 18वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, तो है सतीश महाना। इनका नेम भी ध्यान रख लीजिए। अगर आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि महोदय ये बता दीजिए कि 17वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे, तो 17वीं विधानसभा के अध्यक्ष आप बताएंगे हृदय नारायण दीक्षित को बताएंगे। और 18वीं वर्तमान की जो विधानसभा के अध्यक्ष की बात करते हैं तो वे कौन है, तो आप बताएंगे सतीश महाना को बताएंगे। चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं। प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था, यानी कि उत्तर प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था, तो 25 फरवरी 1968 को लागू हुआ था। यानी कि कब से कब तक चला था, तो 25 फरवरी 1968 से 26 फरवरी 1969 तक चला था। लगभग 1 साल की बात करते हैं तो 1 साल तक राष्ट्रपति शासन यहाँ पर लागू हुआ था। राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य हो जाता है आर्टिकल 356 का यूज किया गया था, और जो कि राष्ट्रपति द्वारा एक तरह से राज्यपाल की सिफारिश पर क्या किया जाता है,
राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है, जिसे प्रेसिडेंट रूल कहा जाता है। तो ये बातें याद रख लीजिए, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न बन सकता है। अगर सबसे ज्यादा डीप कोई प्रश्न बना तो समझ लीजिए यही बनेगा कि उत्तर प्रदेश में पहली बार 356 का प्रयोग कब किया गया था, या राष्ट्रपति का शासन कब लागू हुआ था, यानी प्रेसिडेंट रूल कब लागू हुआ था। तो ध्यान रखिएगा 25 फरवरी 1968 को लागू हुआ था, और कब तक यह चलता रहा, तो 26 फरवरी 1969, यानी कि 1 साल तक लगभग यह राष्ट्रपति शासन चलता रहा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष कौन बने हैं। मतलब सबसे ज्यादा विधानसभा के अध्यक्ष बनने वाले वे लोग कौन कौन से थे। एक तो पहली बात करते हैं श्री आत्माराम गोविंद खेर की बात करते हैं, दूसरी बात करते हैं केसरीनाथ त्रिपाठी की बात करते हैं। तो आत्माराम गोविंद खेर और केसरीनाथ त्रिपाठी की बात करते हैं दोस्तों, तो ये तीन बार की बात करते हैं, तो विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। नेक्स्ट बात करते हैं राज्य विधानसभा का पहली बार गठन कब हुआ था, जुलाई 1937 में। तो राज्य विधानसभा की बात करते हैं, यानी कि विधानसभा की पहली बार गठन कब हुआ था दोस्तों, तो जुलाई 1937 में। सबसे ज्यादा विधानसभा की सीटें वाला जिला कौन सा उत्तर प्रदेश का, तो वो है दोस्तों प्रयागराज। तुरंत याद कर लीजिए, आपके एग्जाम के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। तुरंत याद कर लीजिए कि उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जिसके पास सबसे ज्यादा विधानसभा की सीटें हैं, वो है दोस्तों प्रयागराज। कितनी सीटें हैं, 12 सीटें हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सबसे कम विधानसभा सीटों वाले जिले की बात करते हैं, श्रावस्ती है, महोबा है और चित्रकूट की बात करते हैं। ये 3 ऐसे जिले हैं जिनके पास केवल 2-2 सीटें हैं विधानसभा की। नेक्स्ट बात करते हैं प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार कहां पर है, बरेली में है। तो प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार कहां पर है दोस्तों, बरेली में है। राज्य में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया जा चुका है, तो राज्य में यानी उत्तर प्रदेश में अभी तक 10 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया जा चुका है। ये बातें आप भूलिएगा नहीं, तुरंत याद कर लीजिए। देखिए वन शॉट के रूप में है, इसलिए मैं फटाफट बताते चल रहा हूँ, यहाँ पर समय नहीं ले रहा हूँ। बस ये है कि आपको रिवाइज कराते चल रहा हूँ। अब ये मत सोचिए कि बस एक लाइन बता दूंगा। अगर एक लाइन भी बता दिया तो समझो इसका कोई महत्व नहीं बचेगा। कहने मतलब ये है कि इसका कोई महत्व नहीं रहेगा, लेकिन हाँ कम से कम सारी चीजें आप एक बार रिवीजन करते चलेंगे तो निश्चित तौर पर आपको याद हो जाएंगे सारी बातें। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, स्वतंत्रता के बाद राज्य के प्रथम विधान परिषद के सभापति कौन थे, श्री चंद्रभाल की बात करते हैं। ये वाला आपकी यूपी पुलिस में पूछा जा चुका है प्रश्न, तो ध्यान रखिएगा। स्वतंत्रता के बाद राज्य के प्रथम विधान परिषद की बात करते हैं, विधान परिषद के सभापति कौन थे, श्री चंद्रभाल की बात करते हैं। इनका नाम याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, प्रमुख नदियों की बात करते हैं। तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं, गंगा, यमुना, गोमती, रामगंगा, केन, बेतवा, घाघरा की बात करते हैं। तो ये है उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों की बात कर सकते हैं। यहाँ के मौसम की बात करते हैं, एक तो ग्रीष्म ऋतु होता है, मार्च से जून तक की बात करते हैं तो ग्रीष्म ऋतु रहता है दोस्तों। और वर्षा ऋतु का समय कितना रहता है, जून से सितंबर तक की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु रहती है दोस्तों। और शीत ऋतु की बात करते हैं, अक्टूबर से फरवरी तक की बात करते हैं, यहाँ शीत ऋतु रहती है। सबसे चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, सबसे वर्षा वाला उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा है, तो वो है दोस्तों गोरखपुर है। तो सबसे ज्यादा वर्षा वाला जिला कौन सा है उत्तर प्रदेश का, तो है दोस्तों गोरखपुर की बात करते हैं। सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है, तो है मथुरा है दोस्तों। राज्य की राजधानी जानते हैं, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की बात करते हैं अभी वर्तमान की, तो है दोस्तों आनंदीबेन पटेल की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे, तो सर हैरी ग्राहम हेग की बात करते हैं। 1934 से 1938 तक ये बने रहे। तो ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे, सर हैरी ग्राहम हेग की बात करते हैं। सर हैरी ग्राहम हेग की बात करते हैं, 1934 से 1938 तक ये बने रहे। नेक्स्ट बात करते हैं, श्रीमती सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की पहली एक तरह से राज्यपाल नियुक्त की गई, जो कि भारत की भी पहली राज्यपाल थी दोस्तों। ये बातें भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये महिला है, वैसे कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल के रूप में भी आपको बताना है श्रीमती सरोजिनी नायडू को ही बताना है, महिला या पुरुष दोनों में है। और भारत के संदर्भ में पूछा जाता है तब आपको किसे बताना है, सरोजिनी नायडू को ही बताना है कि ये भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी थी दोस्तों। ये बातें आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। जैसा कि बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करते हैं, तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई थी दोस्तों। और सरोजिनी नायडू को 1925 में क्या हुआ था, कानपुर सत्र की बात करते हैं, इनको अधिवेशन करने का मौका मिला था।
और ब्रिटिश सरकार ने प्लेग नामक महामारी के दौरान इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था लोगों के लिए, और जिसकी वजह से इनको यानी कि सरोजिनी नायडू जी की बात करते हैं, इन्हें कैसर-ए-हिंद की उपाधि दिया हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश सरकार ने इन्हें कैसर-ए-हिंद की भी उपाधि दिया हुआ था। और किस लिए दिए थे उन लोगों ने? तो इसलिए उन लोगों ने दिया था क्योंकि इन्होंने जब प्लेग नामक महामारी फैली थी देश में, तब इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, जिसकी वजह से क्या हुआ था, इन्हें कैसर-ए-हिंद की उपाधि अंग्रेजों के द्वारा दी गई थी दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो वाल्टर मॉर्गन की बात करते हैं, याद कर लीजिए। तो उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? वाल्टर मॉर्गन की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1866 में हुई थी, याद कर लीजिए। तो 1866 की बात करते हैं दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश कि पहले उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय कहां पर है? तो दोस्तों इलाहाबाद उच्च न्यायालय है, यानी कहां पर, मतलब इलाहाबाद में ही है। नेक्स्ट बात करते हैं, उत्तर प्रदेश के राजकीय पशु की बात करते हैं, बारहसिंघा की बात करते हैं, जो कि हिरन है। ठीक है, तो बारहसिंघा वाले जो हिरन होती है दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजकीय पशु है। नेक्स्ट बात करते हैं, उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा स्पर्श कौन से राज्य करते हैं? एक तो छत्तीसगढ़ की बात कर सॉरी मध्य प्रदेश की बात करते हैं, फिर छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, फिर झारखंड की बात करते हैं, फिर उसके बाद अगर आप देखते हैं तो बिहार की बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे राज्य हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं सबसे ज्यादा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो वैसे तो अगर आप देखते हैं तो हापुड़ है दोस्तों। ठीक है, हापुड़ जो है एक तरह से अगर आप देखें तो कुल क्षेत्रफल के हिसाब से केवल और केवल 660 वर्ग किलोमीटर में है, जो कि सबसे छोटा जिला है। नेक्स्ट बात करते हैं, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला की बात करते हैं, लखीमपुर खीरी। तुरंत याद कर लीजिए, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश के सबसे बड़ा जिला की बात करते हैं, तो क्षेत्रफल के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो लखीमपुर खीरी है, भूलिएगा नहीं। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला की बात करते हैं, जनसंख्या में अगर आप देखते हैं तो शामली है। तो शामली जो है उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला है दोस्तों, ये बातें याद रख लीजिए, जो कि जनसंख्या में है। सबसे बड़ा जिला की बात करते हैं अगर आप देखते हैं जनसंख्या के रूप में, तो प्रयागराज है। और प्रयागराज में ही सबसे ज्यादा विधानसभा की सीटें हैं, जो कि 12 सीटें हैं। तो ये बात तो मैंने पहले ही पढ़ा दिया हुआ है। तो उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है जनसंख्या के दृष्टिकोण से? तो है दोस्तों प्रयागराज है। उत्तर प्रदेश की साक्षरता कितने प्रतिशत है? तो 67.7% की बात करते हैं। 67.7% की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश की साक्षरता प्रतिशत है। उत्तर प्रदेश की पुरुष साक्षरता प्रतिशत की बात करते हैं, 77.773% है। उत्तर प्रदेश की महिला साक्षरता की बात करते हैं, 57.2% है। उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता की बात करते हैं, सबसे ज्यादा साक्षरता वाला उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा है? तो है श्रावस्ती है। तुरंत लिख लीजिए, ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा महिलाओं की बात करते हैं, तो महिलाओं में पढ़े लिखे की बात करते हैं, सबसे ज्यादा कहां पर है? श्रावस्ती में है। सबसे कम की बात करते हैं दोस्तों, तो वो है कानपुर है। तो कानपुर की बात करते हैं, सबसे कम में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। महिला साक्षरता का स्थान उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो 28वां स्थान है। उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा वाला जिला उत्तर प्रदेश का कौन सा है दोस्तों? वो है गौतम बुद्ध नगर, जो कि नोएडा है, जो कि सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है। सबसे कम साक्षरता वाला अगर जिला देखते हैं तो हम देखते हैं तो दोस्तों श्रावस्ती की बात करते हैं। तो सबसे कम पढ़ा लिखा वाला जिला कौन सा उत्तर प्रदेश का? तो वो है श्रावस्ती। देखिए वन शॉट में ऐसे ही होता है, बस केवल और केवल बताना होता, बस आपका ध्यान बिल्कुल यहाँ होना चाहिए, बिल्कुल आपका ध्यान हमारे साथ होना चाहिए। अगर आपका दिमाग खुला, याद करने की कोशिश मत करिए, नहीं तो आप भूल जाएंगे। आप सिर्फ सुनते चलिए, बल आप आराम से सीक्वेंस को देखते चलिए, हाँ क्या क्या बातें हो रही हैं, दोबारा एक बार रिकॉल कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है दोस्तों? श्रावस्ती है। तो उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा वाला जिला कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर। सबसे कम साक्षरता वाला जिला की बात करते हैं तो दोस्तों श्रावस्ती है। ठीक है, अधिक पुरुषों की बात करते हैं, सबसे अधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा? वही गौतम बुद्ध नगर ही है। सबसे कम की बात करते हैं तो वही श्रावस्ती की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में, आइए देख लेते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो राजकीय नृत्य के रूप में यदि आप देखें, नौटंकी है, रासलीला है, कजरी है, छुरा झूरा है, चपेली की बात करते हैं, जैता की बात करते हैं। एक क्वेश्चन आ चुके हैं, तो ध्यान रखिएगा, ये है उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य। उत्तर प्रदेश की विधान लोकसभा की सीटें कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो 80 लोकसभा की सीटें हैं, सॉरी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, राज्यसभा की सीटें की बात करते हैं तो 31 है। विधानसभा की सीटें कितनी है? 403 है निर्वाचित, और एक एग्लो इंडियन का को नियुक्त किया जाता, अपॉइंट किया जाता है राज्यपाल द्वारा, लेकिन अब उनके
अब उनके महत्व को, उनके प्रतिनिधित्व को खत्म कर दिया गया। अब उनके प्रतिनिधित्व को खत्म कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अति सघन वाला क्षेत्र की बात करते हैं, लखीमपुर खीरी की बात करते हैं, तो याद रख लीजिएगा जो सबसे ज्यादा फॉरेस्ट की बात करते हैं, जो काफी ज्यादा सघन है दोस्तों, वो है लखीमपुर खीरी की बात करते हैं। ठीक है, तो ए है 804.19 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन तराई और भावर क्षेत्र भी पाए जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वन तराई और भावर क्षेत्र भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो बातें आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। सोनभद्र की वेहल्थी ग्राम को प्रदेश का पहला ग्राम वन घोषित किया गया था। पहला ग्राम वन का मतलब पहला गांव वन यानी कि फॉरेस्ट वाला गांव घोषित किया गया था। किसे? वेहल्थी ग्राम को घोषित किया गया था, जो कि सोनभद्र का एक गांव है। कागज का प्रमुख केंद्र कहां पर है? सहारनपुर में है। कागज का प्रमुख केंद्र की बात करते हैं, सहारनपुर में है। बीड़ी, चीनी मिट्टी के खिलौने आपको मिर्जापुर, झांसी, सहारनपुर और बरेली की बात करते हैं तो यहाँ मिलेंगे दोस्तों, तो याद रख लीजिए तुरंत। बीड़ी, चीनी मिट्टी के, चिकनी मिट्टी मतलब हो जाता है चिकनी मिट्टी की बात करते हैं, तो इसके खिलौने कहाँ मिलेंगे? मिर्जापुर, झांसी, सहारनपुर, बरेली की बात करते हैं। लकड़ी के खिलौने की बात करते हैं, सोनभद्र, वाराणसी की बात करते हैं। और खेल के सामान की बात करते हैं तो मेरठ में मिलेगा। ध्यान रखिएगा, अगर लकड़ी के खिलौने पूछा जाता है देन आप क्या बताएंगे? सोनभद्र और वाराणसी को बताएंगे। वाराणसी ही भारत का आध्यात्मिक केंद्र वाला उत्तर प्रदेश का जिला है दोस्तों। और खेल का सामान अगर पूछा जाता है तो व्हाट विल यू टेल, तब आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे मेरठ को बताएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, वाराणसी की बात करते हैं तो भारत का आध्यात्मिक केंद्र है, जो कि दुनिया का सबसे पुराना और लगातार बसा हुआ शहर है, जिसे काशी यानी कि जीवन का शहर कहा गया है, या बनारस भी इसे कहा गया है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं उत्तर प्रदेश के अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में। आइए देखते हैं। अगर आप लोगों को क्लास बेहतर लग रही है तो जल्दी से आप लोग लाइक कर दीजिए और बताइए कि यस सर, आप जो भी हमें समझा रहे हैं वो सारी बातें समझ में आ रही हैं। बस इसी तरह से आप सारे विषय का जल्दी से रिवीजन करवा दीजिए, क्योंकि अब हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। ठीक है, तो ऐसे में अगर आप देखें तो इसी तरह से मैं पॉलिटी के भी करवा दूंगा, बहुत ही कह सकते हैं बहुत कम समय में। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं उत्तर प्रदेश के प्रथम विश्वविद्यालय की बात करते हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। जब इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1887 में हुई थी। प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की बात करते हैं, प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की बात करते हैं 1791 में बनारस में रेजिडेंट डेकन ने किया था। उत्तर प्रदेश में प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो पहले विधानसभा के अध्यक्ष थे श्री पुरुषोत्तम दास टंडन, इनका नाम याद रख लीजिए। उत्तर प्रदेश और भारत की आर्मी की पहली महिला ब्रिगेड कौन थी? रानी झांसी की बात करते हैं। भारत में सर्वप्रथम उर्दू एकेडमी की शुरुआत कब हुई थी? तो उत्तर प्रदेश में शुरुआत हुई थी। कहां पर हुई थी? भारत में सबसे पहले उर्दू एकेडमी की शुरुआत कहां पर हुई थी? तो दोस्तों हुई थी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री श्री गोविंद वल्लभ पंत की बात करते हैं, हमने पढ़ाई दिया। और पहली महिला मुख्यमंत्री की बात करते हैं, याद कर लीजिए उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो थी श्रीमती सुचेता कृपलानी की बात करते हैं, याद कर लीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं उत्तर प्रदेश की पहली महिला विपक्ष नेता, इनका नाम भी याद कर लीजिए। पहली महिला विपक्ष नेता जमुना देवी की बात करते हैं, जमुना देवी की बात करते हैं, जो कि पहली महिला विपक्ष नेता है। उत्तर प्रदेश की पहली महिला वकील, नाम याद कर लीजिए, कार्नेलिया सोराबजी की बात करते हैं। कार्नेलिया सोराबजी जो है पहली महिला वकील हैं दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल की बात करते हैं, तो श्रीमती सरोजिनी नायडू की बात करते हैं। और पहले मुख्य न्यायाधीश की बात करते हैं, सर वाल्टर मॉर्गन की बात करते हैं, तो ये पहले मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, हाईकोर्ट के जज थे। नेक्स्ट बात करते हैं उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं? सहारनपुर, मुजफ्फर और बिजनौर की बात करते हैं। फिर उसके बाद रामपुर, बरेली, पीलीभीत और लखीमपुर खीरी की बात करते हैं। तराई क्षेत्र जो है भारत, नेपाल, भूटान में स्थित है और हिमालय के आधार पर जो दक्षिण वाला क्षेत्र होता है उसे तराई क्षेत्र कहा जाता है। और इस क्षेत्र में भूमि नम होती है और यहाँ घास के मैदान वगैरह या वन वगैरह देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? एक मिनट, हाँ ठीक। तो उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति की बात करते हैं, मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है दोस्तों या निवास करते हैं? तो तराई क्षेत्र में निवास करते हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें 80 हैं। राज्य में कर्मा नृत्य की बात करते हैं, किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो खरवार जनजाति द्वारा किया जाता है। तो कर्मा नृत्य की बात करते हैं, खरवार जनजाति द्वारा किया जाता है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सुरक्षित सीटें यानी कि जो रिजर्वेशन वाली सीटें हैं कितनी है? 80 की, वो है 17 है।
और उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटें कितनी है? 31 है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में बैगा जनजाति निवास करती है? तुरंत याद कर लीजिए, बैगा जनजाति कहाँ निवास करती है? तो सोनभद्र में निवास करती है। तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में बैगा जनजाति निवास करती है? तो सोनभद्र। उत्तर प्रदेश पंचायत संशोधन अधिनियम कब लागू किया गया था? 20 सितंबर 1994। तुरंत याद कर लीजिए, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संशोधन व्यवस्था की बात करते हैं तो इस अधिनियम को कब लागू किया गया था? 20 सितंबर 1994। 20 सितंबर 1994, 20 सितंबर 1994 याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत अगर आप देखें तो 1972 में क्या होता है? पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा जाता है, जिसको उत्तर प्रदेश में कब लागू किया जाता है? 20 सितंबर 1994 की बात करते हैं। 20 सितंबर 1994 को इसे उत्तर प्रदेश में लागू किया जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में विधानमंडल कैसा है? उत्तर प्रदेश में विधानमंडल है दोस्तों द्विसदनात्मक है। द्विसदनात्मक से तात्पर्य हो जाता है बाईकैमरल की बात करते हैं। बाईकैमरल से तात्पर्य ये है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है। ठीक है, विधानसभा की जो सीटें हैं वो 403 सीटें हैं, विधान परिषद की जो सीटें हैं वो 100 सीटें हैं। और उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पर मैंने पहले ही बता दिया है द्विसदनीय व्यवस्था है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाता है उत्तर प्रदेश में एक सदनी व्यवस्था है या द्विसदनी, एक सदनी का मतलब क्या हो जाता है? पहले तो ये समझ लीजिए, जहां पर केवल विधानसभा होगी और राज्यपाल होंगे उसे एक सदनी व्यवस्था कहा जाएगा। जहां पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों होंगी उसे क्या कहा जाएगा? द्विसदनीय व्यवस्था कहा जाएगा। तो उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पर द्विसदनीय व्यवस्था है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर सबसे ज्यादा समय तक रहने वाले व्यक्ति कौन थे? तो वे थे गोविंद वल्लभ पंत की बात करते हैं। वो गोविंद वल्लभ पंत की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। उत्तर प्रदेश में विधानमंडल का पहली बार गठन कब किया गया था? जुलाई 1937 में, अभी मैंने पढ़ाया था। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। उत्तर प्रदेश क्या है? सभी राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल करते हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसे दिया गया है? राज्यपाल को दिया गया। उत्तर प्रदेश ही क्यों, भारत के किसी भी राज्य की विधानसभा को अगर भंग करना है तो मुख्यमंत्री के सलाह पर राज्यपाल भंग कर सकते हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री के सलाह पर एक तरह से राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं, वैसे ही विधानसभा को भंग किया जा सकता है। ठीक है, राज्यपाल द्वारा, और किसके कहने पर? उस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा, जिस राज्य के मुख्यमंत्री ऐसा कह रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय की बात करते हैं, मानसूनी की बात करते हैं। तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश की जलवायु ये है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में वनों के अंतर्गत कितना क्षेत्रफल आता है? तो 14,679 वर्ग किलोमीटर की बात करते हैं। 6 दशमलव यानी कि कहने मतलब है 6.09% है। उत्तर प्रदेश, नेक्स्ट बात करते हैं तो विश्व प्रसिद्ध ताजमहल उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो है आगरा जिले की बात करते हैं। आगरा नगर में स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य में वृक्षाधन कितना है? तो 7,442 वर्ग किलोमीटर है, अर्थात कह सकते हैं कि 3.08% है। उत्तर प्रदेश में चंदावर का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? तो 1194 में हुआ था। और गोरी ने क्या किया था? मोहम्मद गोरी ने क्या किया था? जयचक को हराया था। इसकी कहानी ये है, मीडियल हिस्ट्री आपको पता ही होगा। मीडियल हिस्ट्री की बात करते हैं तो तराइन के 2 युद्ध हुए थे पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में। पहला युद्ध हुआ था 1191 में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे, मोहम्मद गोरी हार गया था। फिर 1192 की बात करते हैं तो तराइन का दूसरा युद्ध होता है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में। तब मोहम्मद गोरी जीत जाता है, ठीक है, 1192, और पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। उसके बाद क्या होता है? 1194 की बात करते हैं तो चंदावर का युद्ध होता है, जिसमें राजा जयचंद को हरा देता है मोहम्मद गोरी। ठीक है, और इसी के बीच में अगर आप देखते हैं तो 1192 में तराइन का युद्ध हार जाते हैं मोहम्मद गोरी, तब भारत में किसका शासन हो जाता है? तो मुस्लिमों का शासन हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में वनों को कितने प्रकार से बांटा गया है? तो ध्यान रखिएगा, एक तो समशीतोष्णी की बात करते हैं, दूसरा उष्णकटिबंधीय की बात करते हैं, तीसरा पर्णपाती, चौथा है कटीले वन की बात करते हैं। तो याद कर लीजिए, उत्तर प्रदेश में वनों को कितने प्रकार से बांटा गया है? एक तो अगर आप देखते हैं समशीतोष्ण क्षेत्र में, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है, पर्णपाती की बात करते हैं, कटीले वन में। उत्तर प्रदेश में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? 1527 में हुआ था। और खानवा का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, बाबर और मेवाड़ के जो राजा थे वे थे राणा सांगा की बात करते हैं, इनके बीच में हुआ था, जिसमें बाबर एक तरह से जीत गया था। जब एक तरह से पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, तो इब्राहिम लोदी को बाबर हरा देता है और उसके बाद मुगलों की स्थापना हो जाती है भारत में। और उसके बाद आगे चलकर क्या होता है? 1527 की बात करते हैं, 16 मार्च 1527 को बाबर और राणा के बीच, राणा सांगा की बात करते हैं, उनके बीच में युद्ध होता है, खानवा का युद्ध,
जिसमें राणा सांगाजी हार जाते हैं और बाबर क्या होता है, जीत जाता है। ठीक है, तो भूलिएगा नहीं। अब उत्तर प्रदेश के प्रमुख वन्य जीवों की बात करते हैं, बाघ, हाथी, गैंडा, बारहसिंगा, हिरन, नीलगाय की बात करते हैं। तो ये सब आपको यहाँ के उत्तर प्रदेश के प्रमुख, एक मिनट, प्रमुख वन्य जीव मिलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा कहां पर स्थित है दोस्तों, तो फतेहपुर सीकरी की बात करते हैं। फतेहपुर सीकरी की बात करते हैं तो बुलंद दरवाजा यहाँ पर स्थित है, जो कि फतेहपुर सीकरी कहाँ है, आगरा की बात करते हैं, ये बात तो आप जानते ही हैं। उत्तर प्रदेश में चौखंडी स्तूप कहां पर स्थित है, तो सारनाथ की बात करते हैं। सारनाथ कहां पर है, वाराणसी में है। इस स्तूप का आकार जो है चौकोर है, कुर्सी के आकार पर क्रमशः घटती हुई 3 मंजिलें ठोस ईंटों से बनाई गई है और इसलिए चौखंडी का स्तूप कहा गया है। उत्तर प्रदेश में अकबर की रानी जोधाबाई का महल कहाँ है, याद रखिएगा। तो उत्तर प्रदेश में अकबर की रानी जोधाबाई का महल कहाँ पर है, फतेहपुर सीकरी। अगर ऑप्शन में आगरा आ जाता है, फतेहपुर सीकरी ना आए तो आप आगरा लगा दीजिएगा। अगर आगरा भी आए, फतेहपुर सीकरी भी आए, तो आप क्या लगाएंगे, फतेहपुर सीकरी को ही लगाएंगे। ठीक है, आप भूलिएगा नहीं। ठीक, तो ये बातें आप ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश में आगरा की आगरा की बात करते हैं, हाँ, आगरा में है फतेहपुर, जो कि अकबर की राजधानी, अकबर की रानी जोधाबाई की बात करते हैं तो उनका महल यहाँ पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं चौखंडी स्तूप, अगर आप देखना चाहते हैं तो ये देख सकते हैं, और जोधाबाई के महल को आप देखना चाहते हैं तो आप ये देख सकते हैं। चलिए जोधाबाई के महल के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है जो कि फतेहपुर सीकरी में है और मरियम महल के दक्षिण पश्चिम तरफ में स्थित है। मुगल बादशाह अकबर ने अपनी दूसरी रानी जोधाबाई के लिए इस महल का निर्माण करवाया था। यहाँ 2 मंजिला इमारत है दोस्तों, इसका मुख्य दरवाजा दक्षिण की तरफ खुलता है। नेक्स्ट बात करते हैं भारत पर हिंदू स्थापत्य का प्रभाव इसमें देखने को मिलता है, चाहे वो कारीगरी में हो या दीवारों पर चित्रकारी की बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इस शानदार इमारत की बात करते हैं तो उत्तर और दक्षिण की ओर अगर आप देखते हैं तो नीले रंग की टाइल का प्रयोग किया गया था, जो कि आप पहली बार देख रहे सुन रहे होंगे। नीले रंग की टाइल का भी प्रयोग किया गया इसमें और मुल्तान से लाए गए थे। फतेहपुर सीकरी में बने सभी भवनों के आकार में यह महल सबसे बड़ा है। 320 फीट की बात करते हैं जो कि लंबा है और 215 फीट की बात करते हैं ऊंचा है। इस महल में किसी सजावट के दक्षिण मंदिरों के प्रभावित हैं, तो ध्यान रखिएगा जिस तरह से इस महल की सजावट की गई है उस तरह दक्षिण भारत के जो मंदिर हैं दोस्तों उनके आधार पर कहीं ना कहीं इसमें सजावट की गई। इसमें गुजरात के कारीगर का भी प्रभाव दिखाई देता है, तो गुजरात के भी कारीगर इसमें आए थे। जोधाबाई के महल के ही नजदीक अगर आप देखेंगे तो मरियम की कोठी एक छोटी सी इमारत है। ये वाला क्वेश्चन आ चुका है, मरियम की कोठी कहां पर है, तो ध्यान रखिएगा जोधाबाई महल के नजदीक ही स्थित है। चलिए अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ भौगोलिक स्थिति को देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को समझ लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल मैंने आपको बता ही दिया, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, और भारत का क्षेत्रफल आप जानते ही हैं 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगर प्रतिशत के रूप में देखते हैं उत्तर प्रदेश को तो 7.33% है। अक्षांश की बात करते हैं तो 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश है उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार। देशांतरी विस्तार की बात करते हैं दोस्तों तो 77 डिग्री 3 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर है। ये भी बात याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है, तो 650 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश के दक्षिण की बात करते हैं, उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है दोस्तों, 240 किलोमीटर है, याद कर लीजिए। तो उत्तर प्रदेश के पश्चिम से पूर्व की बात करते हैं या पूर्व से पश्चिम की बात करते हैं तो 650 वर्ग किलोमीटर है, और उत्तर से दक्षिण की बात करते हैं तो 240 वर्ग किलोमीटर है। चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश से सटे राज्यों की संख्या कितनी है, ये हमारी बातचीत पहले ही हो चुकी है। तो 8 राज्य है, एक केंद्र शासित प्रदेश है। सोनभद्र से सटे राज्यों की संख्या कितनी है, 4 है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश से लगा सर्वाधिक जो राज्य है दोस्तों, सबसे ज्यादा जो बॉर्डर शेयर करता है उत्तर प्रदेश के साथ वो है मध्य प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में लगा सबसे कम जिला राज्य की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश। ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर करने वाला भारत का राज्य है मध्य प्रदेश, सबसे कम बॉर्डर शेयर करने वाला भारत का राज्य है दोस्तों हिमाचल प्रदेश है। नेक्स्ट बात करते हैं भारत का सबसे पूर्वी जिला की बात करते हैं बलिया है। तो भारत का सबसे पूर्वी जिला की बात करते हैं बलिया है। ठीक है, ये आपके एग्जाम में आता है, भूलिएगा नहीं। सहारनपुर से सटे राज्यों की संख्या की बात करते हैं, याद कर लीजिए। तो सहारनपुर से सटे राज्यों की संख्या कितनी है, 3 है। कौन कौन से हैं, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश,
और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा की बात करते हैं तो इस सहारनपुर से 3 राज्य अपने बॉर्डर शेयर करते हैं। उत्तर प्रदेश की कृषि जलवायु कितने क्षेत्र में है तो 9 क्षेत्र की बात करते हैं, यानी कि प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं तो 9 है। प्रदेश में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियां गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती, घाघरा। प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली कौन सी है? शारदा नदी की बात करते हैं, कई बार आ चुका है। तो शारदा नहर जो है उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर है। मध्य प्रदेश को 3 तरफ से घेर कर रखा हुआ उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है दोस्तों? वो है ललितपुर की बात करते हैं। ललितपुर को आप देखते हैं तो एक तरह से मध्य प्रदेश में ही पूरा बसा हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश की बात कर, सॉरी, हाँ, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो मध्य प्रदेश को, या मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जिसको मध्य प्रदेश ने 3 तरफ से घेर कर रखा हुआ है? तो है दोस्तों ललितपुर की बात करते हैं, तो आप भूलिएगा नहीं, ललितपुर है। नेक्स्ट बात करते हैं उत्तर प्रदेश में प्रमुख संस्थान। बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना है, बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना है, ठीक है। तो इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च की बात करते हैं, लखनऊ में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर की बात करते हैं, लखनऊ में है। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कहां पर है दोस्तों? कानपुर में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहां पर है? कानपुर में है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो कानपुर में है। लक्ष्मीपति सिंघानिया हृदय रोग संस्थान, तुरंत याद कर लीजिए, लक्ष्मीपति सिंघानिया हृदय रोग संस्थान कहां पर है? तो कानपुर में है। कहां पर है? कानपुर में है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान की बात करते हैं, इज्जत नगर बरेली की बात करते हैं। तो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान की बात करते हैं तो इज्जत नगर की बात करते हैं, याद कर लीजिए, भूलिएगा नहीं, याद कर लीजिए, बरेली में है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहां पर है? वाराणसी में है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहां पर है? वाराणसी में है। भारतीय चारागाह अनुसंधान संस्थान कहां पर है? झांसी में है। भारतीय कालीन औद्योगिक संस्थान, तुरंत याद कर लीजिए, कालीन औद्योगिक संस्थान कहां पर है? तो भदोही में है। भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान कहां पर है? भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान कहां पर है? चौकाघाट, वाराणसी में है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहां पर है? उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहां पर है? लखनऊ में। आपदा, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बात करते हैं, कहां पर है? स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कहां पर है? तो लखनऊ में है, लखनऊ में है, याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, व्यापार सुविधा केंद्र क्रॉफ्ट म्यूजियम कहां पर है? तुरंत याद करिए, वाराणसी में। व्यापार सुविधा केंद्र, व्यापार सुविधा केंद्र क्राफ्ट म्यूजियम की बात करते हैं, कहां पर है? वाराणसी में है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क उत्तर प्रदेश कहां पर है? लखनऊ में। बायोटेक्नोलॉजी उत्तर प्रदेश पार्क की बात करते हैं, लखनऊ में है। बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट कहां पर है? नोएडा में है, नोएडा में। नेक्स्ट बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास लिमिटेड की बात करते हैं, कानपुर। तुरंत 2-2-3-3 बार बोलिए, 2-2-3-3 बार बोलिए ताकि याद हो जाए। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास लिमिटेड निगम लिमिटेड की बात करते हैं तो कानपुर में है दोस्तों। उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई यानी कि इटावा की बात करते हैं, इटावा में है। उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय कहां पर है दोस्तों? तो लखनऊ यानी कि इटावा की बात करते हैं, सैफई, सॉरी लखनऊ नहीं, उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई यानी कि इटावा में है, जो कि आप जानते हैं अखिलेश यादव का गढ़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग बताइए याद हो रहा है कि नहीं? आप लोगों ने अगर एक बार हमारे साथ पढ़ा होगा ईमानदारी से, मैं कहता हूं कि आपको सारी बातें याद आ रही होंगी। जो लोग मुझसे एक बार भी अच्छे से पढ़े होंगे ना, उनके क्वेश्चन तो गलत नहीं होंगे। हाँ, जो अब नए पढ़ रहे हैं उनके भी गलत नहीं होंगे। बस एक बार वे सुन ले रहे हैं हमारे साथ, एक बार वे क्या करेंगे, वीडियो को जल्दी से जितना स्पीड हो सके बस अपने कान को खुला रखेंगे और दिमाग को खुला रखेंगे और वीडियो की स्पीड बढ़ा देंगे 2x पर। बस फटाफट फटाफट एक बार मेरी आवाज उनके कानों तक जाए, आपके कानों तक पहुंचेगी, निश्चित तौर पर आपसे गलत नहीं होगा। जितना बेहतर तरीके से मैं आपको करवा दे रहा हूँ, ये मान के चलिए आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे, इस बात की तो मैं दावा करता हूँ। एक बार कोई भी छात्र मेरी पूरी वीडियो को देख ले यूपी स्पेशल को, और यूपी स्पेशल में जब एग्जाम में बैठेगा तब देखेगा, उसे खुद पता चलेगा कि यूपी स्पेशल से जितने भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे हैं वो सारे के सारे अगर आप देखें तो प्रवीण सर के ही पढ़ाए हुए देखने को मिले हैं, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आया हुआ। मैं कहता हूं एक बार आप पूरी ईमानदारी से देख लीजिए, कहीं जाइएगा नहीं। आइए आप प्रारंभ करते हैं। पानी खाना अपने पास रख लीजिए, पानी खाना अपने पास रख लीजिए। समय नहीं है, समय नहीं है कि रुकने का। अब समय नहीं है रुकने का तो फिर हमें चलते रहना है।
फटाफट आगे बढ़ते रहना है ताकि जीवन हमारा संवर जाए। बात करते हैं उत्तर प्रदेश के औद्योगिक सहकारी संघ की, बात करते हैं कानपुर। उत्तर प्रदेश का औद्योगिक सहकारी संघ की बात करते हैं कानपुर। उत्तर प्रदेश के वित्तीय निगम की बात करते हैं कानपुर। प्रादेशिक औद्योगिक व पूंजी निवेश की बात करते हैं निगम, वो है लखनऊ में। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड की बात करते हैं तो कानपुर में है। उद्यमिता विकास संस्थान कहाँ पर है? एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं, डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट की बात करते हैं, कहाँ पर है दोस्तों? वो है लखनऊ में है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, सुगंध एवं सुरस विकास केंद्र कहाँ है? कन्नौज, इत्र नगरी। ठीक है, इत्र नगरी यानी कि परफ्यूम नगरी की बात करते हैं दोस्तों, तो कहाँ पर है? कन्नौज में है। तो ध्यान रखिएगा, सुगंध और सुरस विकास केंद्र कन्नौज में। उत्तर प्रदेश वस्त्र औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड की बात करते हैं तो कानपुर। उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड की बात करते हैं लखनऊ। चर्म नेक्स्ट बात करते हैं, राज्य चर्म विकास विपणन निगम लिमिटेड की बात करते हैं तो आगरा। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक निगम लिमिटेड की बात करते हैं तो लखनऊ। और राष्ट्रीय चीनी या चिकनी मिट्टी पात्र विकास केंद्र कहाँ पर है? चुनार व खुर्जा की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विकास विपणन की बात करते हैं तो लखनऊ में। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण की बात करते हैं दोस्तों, कानपुर में है, ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं, प्रशासनिक इकाई को देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल जिले कितने हैं? 75 हैं। मंडलों की संख्या उत्तर प्रदेश में कितने हैं? 18 हैं।